एक पार्ट का देखो हम बता देते हैं, एक पार्ट तो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़े हैं ना, तो कंसंट्रेशन टर्म ऑलरेडी रिकॉर्डेड है यार, इससे पहले वाला लेक्चर देख लेना। आज से ही हम लोग सेकंड चीज पढ़ेंगे। तो सेकंड चीज क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले ये वाला बार बार डेटा यूज होगा। तो मोलैरिटी किसका निकालना है बताओ? वाटर का। और ये बार बार यूज होगा, प्रूफ करने नहीं आएगा, लेकिन आपका ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा 55.55। ये बार बार डेटा यूज होगा, हेनरी लॉ सब पढ़ेंगे, बार बार यूज होते रहेगा। तो देखिए क्या होता है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ वाटर ही है, तो बहुत लोग सोचेंगे सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या है। अकेला है तो इसी को सब मान लीजिए, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। और मोलैरिटी का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स का होता है गिवन मास बाय मोलर मास। पानी है तो पानी का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, H2O। मोलर मास निकालिएगा तो हाइड्रोजन के लिए 1 × 2 कर देंगे, क्योंकि एक होता है, दो है तो प्लस। ऑक्सीजन के लिए कितना? 16। यूनिट का बात करेंगे तो ग्राम पर मोल। 16 और 2 क्या हो जाएगा? 18 ग्राम पर मोल। मोलर मास तो पता चल चुका है, ठीक है। गिवन मास को हम लोग मान लेते हैं पानी का, लेट द मास ऑफ वाटर बी x। वाटर का जो कुछ भी मान सकते हैं, मैं मान रहा हूं वाटर बी x ग्राम। जो मास ऑफ वाटर होगा उसको हम लोग मान लिए x, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं ना। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग स्मॉल n से डिनोट कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? x/18। मोल्स के लिए एक चीज चाहिए था, मोल्स के लिए x/18 आ चुका है। दूसरा चीज क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए, और वो लीटर में चाहिए। तो वॉल्यूम के लिए हेल्प करेगा कौन? डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी दिया हुआ है 1 ग्राम पर ml, और मास की जगह हम लोग क्या मान के रखे हैं बताओ? x ग्राम। वॉल्यूम की जगह v छोड़ दीजिए, v अपने आप आ जाएगा। ग्राम से ग्राम कटेगा, देखो जरा, वॉल्यूम को इधर ले जाओ तो वॉल्यूम इधर आ गया, v इधर, और ये ml इधर आ गया, तो x ml। ml में नहीं चाहिए, लीटर में चाहिए, तो इसको क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1000 लीटर आ जाएगा। देखो यहाँ गया वॉल्यूम। अरे देखो, नंबर ऑफ मोल्स निकल गया है, वॉल्यूम निकल गया, मोलैरिटी वाले फॉर्मूला में डाल देंगे। कुछ नहीं, देखो थोड़ा सा इधर कर रहे हैं, बस देख लो, इधर हो गया है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? n/v। कर सकते हैं ना। n की जगह क्या लिखेंगे? देखो, x/18, और वॉल्यूम की जगह क्या लिखेंगे? x/1000। ऊपर को नीचे के साथ, बीच को बीच के साथ, तो क्या हो जाएगा? x × 1000, और ये हो जाएगा 18 × x। x कट जाएगा, 18 का ये 500 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9। 9 का टेबल में 5 बार में 45, सॉरी ये 5 बार में 45, फिर 5, 55.55 आ जाएगा। कर लेना, कर सकते हैं ना ऐसा? हाँ ठीक है, आ जाएगा, देख लो। डेरिवेशन कहीं नहीं आएगा, बस ये याद रखिएगा कि वाटर का मोलैरिटी जो होता है वो कितना होता है? 55.55। बहुत आसान से कर सकते हैं, मास को कुछ मानना पड़ेगा। मास को अगर मान लीजिएगा तो हो जाएगा। अब पूरा लिखा लिखा नहीं रहेगा, मैं छोटा हेडिंग डालूंगा, मैं लिखूंगा, क्योंकि तुम लोग लिखता भी नहीं है ना, तो साथ साथ लिखेंगे भी, क्योंकि बच्चा ज़्यादा होते रहेंगे तो लिखते जाइएगा। पीपीटी बना के लाएंगे, लेकिन हम ही लिखेंगे भी, तो आप मेरे साथ लिख लीजिएगा। अब इसका मतलब समझाना है, ये क्या बता रहा है? मोलैरिटी अगर 55.55 है, इसका मतलब क्या बता रहा है बताओ? हाँ वेरी गुड यार, यही बता रहा है, तो उसी को समझेंगे। देखिए, पहले लिख रहे हो तो लिख लो पहले। ये पढ़ाए हुए हैं यार ऑलरेडी। 1 लीटर पानी होगा ना, 1 लीटर का बॉटल अगर ले लीजिए, इमेजिन कर लीजिए कि 1 लीटर का बॉटल है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है 1 लीटर, ठीक है। तो इसमें कितना मोल्स होगा, याद रहेगा आपको? 55.55 मोल्स। अब 1 मोल समझ पाते हैं ना कि कितना बड़ा नंबर है? तो 1 लीटर के पानी में इतना सारा मोल्स होता है, और कितना मॉलिक्यूल्स होगा? तो Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना मॉलिक्यूल्स का संख्या होगा। तो 1 लीटर पानी में कितना मोल्स होता है? 55.55 मोल्स होता है। क्लियर है? तो ये वाला बात ध्यान रखेंगे, 1 लीटर पानी में 55.55 मोल्स होता है। कोई पूछ दे आधा लीटर पानी में कितना मोल्स होगा, तो बताओ, उसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, 27 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। कर सकते हैं ना ये सब चीज, ये सब यूज होगा, इसलिए अभी यही बोल दे रहे हैं। इसको एक लिख देते हैं हम, थोड़ा ऊपर कर रहे हैं ना, ये लिख लीजिएगा। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है मोलैरिटी ऑफ वाटर, ये 11th का चीज है, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि हम ये यूज करेंगे। 55.5 मोल पर लीटर, ये डेटा ये बताता है कि 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन्स 55.55 मोल्स ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी में कितना मोल्स होगा, याद रखिएगा 55.55। 2 में पूछेगा तो डबल कर देंगे, आधा में पूछेगा तो आधा कर दीजिएगा। यूनिटरी मेथड लगा के ये कर सकते हैं। हेनरीज लॉ में ये काफी ज्यादा यूज होगा। क्वेश्चन है, अभी आज पढ़ेंगे हेनरी लॉ, तो इसलिए इससे पहले हम लोग कंप्लीट कर ले रहे हैं।
एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया कंसंट्रेशन टर्म, उसमें पढ़े थे ना पीपीएम पीपीबी, ये सब बेसिक सा चीज, सॉल्यूट सॉल्वेंट, और क्या था आपका मोलैरिटी मोलैलिटी और नॉर्मलिटी, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट चलेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये डेटा एकदम याद रखिएगा। ज्यादा दिक्कत होता तो इसको 55.55 को 56 याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या 55.5 याद रख लीजिए, 55.55 55.5 हटाएं इसको, आ जाओ बहुत सही समय पर। देखो नया टर्म पढ़ने वाले आज ही सेकेंड जो चीज आएगा, आज हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे। पहला चीज है कंसंट्रेशन पढ़े हैं, दूसरा चीज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना वो पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, कंसंट्रेशन खत्म हो चुका है, एक पार्ट खत्म हो चुका है, सेकंड पार्ट आप लोग बहुत सही समय पे आए हैं, वो लेके इसलिए हम होल्ड भी किए थे, एक क्लास और नहीं लिए थे क्योंकि बीच में फंस जाता, फिर आधों को समझ में आता है या नहीं आता। तो कह सकते हैं यहाँ से एकदम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, सॉल्युबिलिटी, तो सेकेंड चीज है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी को आइडिया है? सॉल्युबिलिटी का सिंपल सा मतलब बोलते हैं घुलना, वो थोड़ा सही नहीं है। उसमें क्या होता है घुलने का मतलब, जैसे अभी इसमें 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं, मान लीजिए इतना पानी है, 1 चम्मच डाल रहे हैं नमक, तो ये घुल जाएगा आसानी से। तो क्या इसको कह देंगे कि ये इसका सॉल्युबिलिटी है? नहीं, सॉल्युबिलिटी का मतलब है 1 चम्मच डाले घुल गया, दूसरा चम्मच डाले वो भी घुल गया, तीसरा भी डाले घुल गया। एक समय ऐसा आएगा ना कि जब वो घुलेगा नहीं। मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक गए हैं और जाते जा रहे हैं, 11 चम्मच स्पून डाल दिए, 11 स्पून सॉल्ट डाल दिए, वो घुल गया। अब जैसे ही 12वां चम्मच डाल रहे हैं ना, देखो ये 12 स्पून डाल रहे हैं, एक समय के बाद तो ये नहीं ना घुलेगा यार, ऊपर से चम्मच, ये क्या बोलते हैं, 1 चम्मच नमक डाले, इसको डिसॉल्व किए तो घुल जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा ना कि ऊपर से आप नमक डालिएगा और उसको डिसॉल्व करिएगा तो नहीं घुलेगा। अरे शरबत बना रहे होंगे ना घर में अगर चीनी पानी का, तो देखिएगा एक समय के बाद आ जाएगा जब वो घुलेगा नहीं, यानी ऊपर से जितना नमक डालेंगे वो सब जाके क्या हो जाएगा, नीचे में सेटल डाउन हो जाएगा, डिसॉल्व नहीं होगा। तो मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हुआ था बताओ? 11 तक डिसॉल्व हुआ था। अरे अब इसमें डालते गए, 1 चम्मच डाले घुल गया, दूसरा भी डाले घुल गया, तीसरा भी डाले। एक समय ऐसा आएगा ना कि जब डालिएगा नमक और वो घुलेगा नहीं, तो जितना मैक्सिमम घुलता है ना, 11 स्पून मान लीजिए मैक्सिमम है, तो जो 11वां स्पून घूमा है ना, जितना मैक्सिमम घुल सकता है वही उसका क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, बिना टेम्परेचर बढ़ाए। एक बच्चा बोल सकता है हम इसमें और घुला सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देंगे। ठीक है, पानी का मात्रा वही रखें, एक बच्चा बोलेगा कि हम इसका पानी का मात्रा और बढ़ा दे तो भी घुल जाएगा। 12वां स्पून को घुलाया जा सकता है, कैसे कैसे घुला सकते हैं? एक तो आप इसका पानी का मात्रा बढ़ा दीजिए, पानी बढ़ा देंगे तो फिर से घुलने लगेगा, हम वो नहीं करना चाह रहे। दूसरा बोलेगा हम टेम्परेचर बढ़ा दिए, नीचे बर्नर सेट कर दीजिएगा तो 12 14 सब घुलने लगेगा। टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, सॉल्वेंट का जो अमाउंट होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, तब जाके जितना मैक्सिमम डिसॉल्व होगा वही उसका क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी। तो 11 स्पून इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा, इस सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी। घुलना है लेकिन मैक्सिमम कितना घुल सकता है वही उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। टफ है क्या, ये समझ में आ जा रहा है? ठीक है, कह सकते हैं ना कितना घुल सकता है मैक्सिमम, वही उसका चीज को कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो डेफिनेशन बस उसी को इंग्लिश में लिख देना है। ठीक है, तो लिखेंगे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, साथ साथ लिख लीजिए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that can be dissolved in a specified amount of solvent at a particular temperature is known as solubility of that substance। एग्जाम्पल सब समझाने के लिए दिया था, डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगा, पढ़ लीजिए। कितना मैक्सिमम घुला सकते हैं वही उसका क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी। डेफिनेशन आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैक्सिमम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड का मतलब फिक्स मात्रा में। किसका फिक्स मात्रा होना चाहिए, सॉल्वेंट का, इन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर को भी नहीं चेंज कर रहा है, तो फिक्स्ड अमाउंट और टेम्परेचर चेंज नहीं करिए, तो जितना मैक्सिमम घुलेगा वही उसका क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का मतलब घुलना नहीं, बोलना हम होगा क्या, मैक्सिमम अमाउंट कितना घुल सकता है। घुलना हम लोग नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में क्या बोलिएगा, मैक्सिमम कितना घुल सकता है वही उसका क्या होता है, सॉल्युबिलिटी। घुलने को तो 1 चम्मच भी घुल रहा है पर उसको सॉल्युबिलिटी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 11 चम्मच तक घुल रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी। कितना मैक्सिमम घुल सकता है वही उसका सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट चीज है, ये तो हम लोग कर ही लिए थे, डेरिवेशन। अब आता है सॉल्यूशन का प्रकार। ऐसे तो हम लोग पढ़े थे 9 टाइप्स, लेकिन वो अलग चीज था। ठीक है, यहाँ पे किसका बेसिस पे बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी के आधार पे, यानी घुलने के आधार पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन का प्रकार।
तो उसका एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। पढ़े होंगे, सब छोटा छोटा सा चीज है, बस इसको देखते चलिए ताकि कहीं कंफ्यूज ना हो। समझो, बोर्ड पे देखो भाई, जैसे यहाँ पे है, अगर 1 चम्मच डाल रहे हैं, ध्यान से देखना, 1 चम्मच डाल रहे हैं, क्या इसमें और सॉल्यूट डाल के घुला सकते हैं? डाल सकते हैं। तो ये जब 1 चम्मच डाले होंगे ना, 1 चम्मच सॉल्यूट को डाले हैं इतने अमाउंट ऑफ पानी में, तो क्या अभी दूसरा चम्मच डालेंगे वो घुलेगा या नहीं घुलेगा? घुलेगा। तो जब घुल सकता है ना, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को कहेंगे क्या? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जब और सॉल्यूट को डालिएगा तो वो क्या हो सकता है? घुल सकता है। जब और सॉल्यूट घुलेगा तो उस टाइप के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो कहां तक घुलेगा बताओ? 11 चम्मच तक घुलेगा। तो 11 चम्मच तक जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा बताओ? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात समझ में आ रहा है? 11 चम्मच तक घुलेगा, लेकिन जैसे ही देखिए अगर 12वां चम्मच डालिएगा तो क्या उसके बाद 12वां चम्मच घुलेगा? क्या नहीं घुलेगा। तो 12वां चम्मच जब डालिएगा और वो नहीं घुलेगा, तो वैसा सॉल्यूशन जब और सॉल्यूट डालिएगा ना तो घुलेगा नहीं। जब नहीं घुलेगा तो उस टाइप के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड एक इंग्लिश का वर्ड है यार, सैचुरेट का मतलब फिक्स हो जाना। जैसे बोलते दिमाग सैचुरेट हो गया, मतलब अब जो भी पढ़ाया जाएगा दिमाग में नहीं जाएगा। तो मतलब समझ पा रहे हैं ना? इसमें और सॉल्यूट डालिएगा वो क्या होगा? इसमें अंदर जाएगा तो जरूर, लेकिन घुलेगा नहीं। ठीक है? तो जितना सॉल्यूट घुल सकता है उस टाइप के सॉल्यूशन को कहेंगे अनसैचुरेटेड। और एक समय के बाद जब सॉल्यूट डालिएगा लेकिन वो क्या होगा? घुलेगा नहीं, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं ना। तो उसी का सॉल्युबिलिटी के आधार पर आराम से बता सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग साथ साथ। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, हेडिंग डाल लीजिए अपना आराम से। बताओ सैचुरेटेड में सॉल्यूट डिसॉल्व होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है, आप ऐड अप करिएगा बट वो घुलेगा नहीं। तो इसका क्या लिखेंगे? इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, अ सॉल्यूशन इन विच no more solute can be dissolved in a specified amount of solvent at a particular temperature। टेम्परेचर फिक्स रख रहे हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। A solution in which no more solute can be dissolved in a specified amount of solvent at a particular temperature। वही बात है, जहां पे और सॉल्यूट को नहीं घुला सकते हैं उस टाइप के सॉल्यूशन को कहेंगे सैचुरेटेड। और यहाँ पे क्या होगा? अनसैचुरेटेड में और को डिसॉल्व कर सकते हैं ना। ठीक है, प्रॉब्लम डिस्टर्ब नहीं करो बाबू। अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट, जहां पे और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व at a particular temperature, at a particular temperature in specified amount of solvent, in specified amount of solvent। स्पेसिफाइड मतलब फिक्स मात्रा सॉल्वेंट का होना चाहिए। सॉल्वेंट का मात्रा को कम बेसी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ना ही टेम्परेचर को कम बेसी कर रहे हैं। छोटा छोटा सा टॉपिक है यार, इससे डायरेक्ट सवाल तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा तो समझ में आएगा। ठीक है, सिंपल सा, एक में ज्यादा सॉल्यूट को ऐड अप करिएगा वो घुलेगा नहीं, जो नहीं घुलेगा उसको कहेंगे सैचुरेटेड, जो घुल जाएगा उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड। ठीक है, नेक्स्ट आएगा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का प्रकार। ठीक है, और ये किसका बेसिस पे आधार है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेज, ऑन द बेसिस ऑफ फेज। फेज का मतलब समझ में आता है ना, सॉलिड लिक्विड गैस यार, सॉलिड लिक्विड गैस। तो देखिए अभी हम लोग को जो पढ़ना है, आपको सिलेबस में बताए हैं, हम लोग को मैक्सिमम क्या पढ़ना है बताओ? लिक्विड सॉल्यूशन। और लिक्विड सॉल्यूशन हम लोग पढ़े थे, याद है क्या होता था? बताना जरा। सॉल्वेंट यहाँ क्या होता था? हम लोग पढ़े थे सॉल्वेंट। लिक्विड सॉल्यूशन उसको कहेंगे जहां पे सॉल्वेंट आपका क्या होगा? लिक्विड होगा। सॉल्वेंट इज लिक्विड। क्लियर है? हम लोगों को इसी चैप्टर में हम लोगों को मैक्सिमम जो पढ़ना है वो किस चीज के बारे में पढ़ना है? लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। होने को सॉलिड भी होता है, गैस भी होता है, बट हम लोगों का जो सिलेबस है वो मैक्सिमम किस चीज पे है? लिक्विड सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे जो भी बात किया गया है, देखिए सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन दिख रहा होगा, फिर उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन और गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। ये तीनों को पढ़ना है हम लोगों को, जिसमें से दो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपका जो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, यहाँ पे एक लॉ आता है, उसको कहते हैं हम लोग हेनरी लॉ। आप लोग शायद पढ़े भी होंगे। अरे हट जा। यहाँ पे जो गैस इन लिक्विड में आएगा ना, अभी बताएंगे हेनरीज लॉ।
और ये VVI है, बहुत ज्यादा सवाल आपको यहाँ से मिलेगा। और एक और है जो कि लिक्विड इन लिक्विड के लिए है, तो लिक्विड इन लिक्विड में पढ़ते हैं रॉल्स लॉ। सॉलिड इन लिक्विड के लिए कोई खास लॉ नहीं है, बेसिक सा चीज है, उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो आप इसको हेडिंग डाल के अपना बना सकते हैं। बताएंगे क्या होता है हेनरीज लॉ, पर गैस इन लिक्विड में आएगा और लिक्विड इन लिक्विड में आएगा रॉल्स लॉ। सॉलिड इन लिक्विड कुछ उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। वैसे थोड़ा बहुत बच खच जाता है, उसको PDF तो दे देंगे, वहां से भी नोट कर लेना। चाहे लिखना चाहते हो तो लिखो, हटाएं इसको ना, ठीक है। देखिए अब हम लोग पहला बात करते हैं। देखिए अरे सॉल्युबिलिटी बात कर रहे हैं, घुलने का चीज बात कर रहे हैं। किसके लिए पहला हम लोग जो बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इसको हेडिंग डाल लीजिए, बताते हैं कि क्या होता है। पहला पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी ही आज पढ़ेंगे। 3 टाइप्स में से पहला टाइप डालिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। हो गया सॉलिड इन लिक्विड। इसका एग्जांपल देखिए होंगे, देखिए ये वाटर है। वाटर कैसा चीज है पता है आपको, पोलर है या नॉन पोलर, किसी को आइडिया है? बात नहीं करो, देखो इधर, वाटर क्या है आपका, पोलर है या नॉन पोलर? अरे पता भी है, देखो पानी का फॉर्मूला होता है H2O, HOH, ऐसा कुछ होता है ना। अरे पोलर कहने का मतलब उस पर चार्ज है या नहीं है। देखिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आता है ना। बात नहीं करो यार, पार्शियल नेगेटिव और इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। वैसा कंपाउंड जिसपे कुछ पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता है उसको कहते हैं पोलर। पोलर का मतलब समझिए ना, पोल्स आ जा रहा है। पोल्स मतलब क्या हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस आ रहा होगा, ठीक है। तो पानी क्या है आपका, पोलर। तो लाइक डिजॉल्व, लाइक का कहने का मतलब है लाइक वाला चीज लाइक में डिजॉल्व होता है। जैसे हम लोगों का नेचर होता है वैसा अपना दोस्त बनाते हैं ना, तो वैसा ही ये भी अपना दोस्त वैसे ही बनाता है। अगर ये पोलर है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, पोलर। जैसे नमक पानी घुल जाता है या नहीं घुलता है, घुल जाता है। तो देखिए नमक का फॉर्मूला अगर डालते हैं, सॉल्ट अगर बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, देखो सॉल्ट का NaCl होता है, इसको तोड़ते हैं तो आप पढ़े भी होंगे Na+Cl- आता है, क्लियर है। तो नमक पानी भी देखिए, नमक भी क्या है आपका, पोलर। तो पोलर चीज किस में घुल जाएगा, पोलर चीज में। तो देखिए पोलर वाला चीज पोलर में क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा ना, कर सकते हैं ना। तो नमक पानी का जो घुलता है तो किस में घुल जाता है, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो लाइक डिजॉल्व डिजॉल्व में क्या हो जाता है, पोलर। इसका पहला जो पॉइंट है, पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर। पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर कहने का मतलब पोलर क्या होना चाहिए, सॉल्यूट, और सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए, पोलर। एग्जाम्पल आपके सामने है, सॉल्ट इन वाटर या सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। वही देखना, अगर ऑयल है, ऑयल जान रहे हैं ना, ऑयल, ऑयल को अगर डुबाओ तो पानी में वो डूबेगा क्या, नहीं, क्योंकि ऑयल आपका क्या है, नॉन पोलर, ठीक है। ऑयल आपका है नॉन पोलर और वाटर क्या है, पोलर। तो ऑयल नहीं डूबेगा पानी के अंदर। लेकिन वही थर्माकोल को भी डिजॉल्व करो, देखो थर्माकोल पानी में डिजॉल्व करवाना, नहीं घुलेगा। लेकिन वही पेट्रोल में डालोगे तो घुल जाएगा, क्योंकि पेट्रोल भी आपका कैसा है, नॉन पोलर, और वो थर्माकोल भी क्या होता है आपका, नॉन पोलर। क्लियर है क्या बोल रहे हैं। तो पोलर वाला चीज किसमें घुलेगा, पोलर में। और दूसरा चीज जो बता रहे हैं सुनो, नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर। पोलर वाला पोलर में घुलेगा और नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में घुलेगा। नैप्थलीन बॉल जानते हैं ना, तो नैप्थलीन बॉल को भी डालिएगा पानी में तो नहीं घुलेगा, लेकिन वही बेंजीन में डालिएगा तो घुल जाएगा, ठीक है। बेंजीन, बेंजीन रहता है, लैब में रहता है, ठीक है। नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, नैप्थलीन, नैप्थलीन इन डिजॉल्व इन बेंजीन। बेंजीन भी आपका कैसा कंपाउंड है, नॉन पोलर। जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, वो नॉन पोलर होता है। बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो नॉन पोलर होता है। अभी नई दिक्कत भी आया हो तो एक एग्जांपल जस्ट याद रख लीजिएगा, देख लो, लाइक डिजॉल्व लाइक का एग्जांपल भी दिए। देखो सॉल्ट आपका, नमक सॉलिड फॉर्म में होता है, तो सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल है। जो भी एग्जांपल दे रहे हैं अभी सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल है। जैसे अपना ऑयल या ग्रीस लग जाता है तो नहीं छूटता है, देख लेना, पानी से कभी नहीं छूटेगा। अगर ऑयल या ग्रीस लग जाता है, चैन उनका भी साफ कर रहे होंगे अगर, तो लग जाता है तो चैन पानी से साफ करिए, नहीं होगा। वही कपड़ा से साफ करिए, थोड़ा पेट्रोल ले लीजिए या कोई ऑयल ले लीजिए तो तुरंत छूट जाएगा। अरे ठीक है, तो वो ध्यान दे लेना। तो नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा,
और पोलर वाला पोलर में घुलेगा। च्युइंगम भी देखना कहीं कहीं चिपक जाता है, मान लो किसी का कपड़ा उपड़ा में चिपक जा रहा है तो वो देखिएगा इससे नहीं छूटेगा, पानी से नहीं छूटेगा, थोड़ा सा तारपीन ऑयल या केरोसिन ऑयल रहेगा तो तुरंत छूट जाएगा, तो वो नॉन पोलर का। ऐसे आजकल सर्फ भी आ गया, लिक्विड वाला जो डिटर्जेंट आता है ना उसमें पोलर नॉन पोलर दोनों पार्ट होता है, तो लिक्विड वाला सर्फ से भी छूट। क्या बोल रहा है? बर्फ से क्यों निकलेगा, बर्फ तो आपका पोलर पार्ट आ जाएगा ना। ठीक है, तब अब करके देखना पड़ेगा हम लोगों को। वो टेम्परेचर का डिफरेंस से शायद कुछ हो सकता है, क्योंकि बर्फ ठंडा है, शायद टेम्परेचर से कुछ हो जाए। कोक से भी पता नहीं है, तब कोक में भी क्या होता है कुछ, अगर उसमें कुछ नॉन पोलर पार्ट होगा तो निकल जाएगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाता है। चलिए आगे, तो लिखो भाई आगे। अब आता है प्रेशर का इफेक्ट। अरे नमक पानी का घोल बना रहे हो, उसमें प्रेशर का कुछ खास यूज हो पा रहा है क्या? प्रेशर का कुछ खास तब यूज होता है जो कंप्रेसिबल हो। सॉलिड को दबा सकते हैं क्या? अरे ये पेन है हाथ में, इसको हम प्रेशर लगा के इसको दबा सकते हैं क्या? नहीं। लिक्विड है, लिक्विड को भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे सॉलिड और लिक्विड इनकंप्रेसिबल होता है, तो प्रेशर का यूज वहां होता है ना जहां पे जिसको प्रेशराइज कर पाए। तो प्रेशर का यूज बेसिकली कहां यूज होगा? गैस के केस में, समझ पा रहे हैं ना। तो इसमें कोई खास सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होगा यार, इसमें हम कितना प्रेशर भी लगा दें इसका वॉल्यूम को हम कुछ चेंज कर पा रहे हैं क्या? नहीं। लिक्विड में भी अगर प्रेशर लगाएंगे तो इधर दबाएंगे तो इधर से निकल जाएगा साइड से, ठीक है। तो इसका कोई खास इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। इसका लिख लेंगे, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट। थोड़ा बहुत तो होगा लेकिन उतना भी नहीं होगा। देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ प्रेशर on solubility of solid in liquid solution because both are incompressible। दोनों का दोनों इनकम्प्रेसिबल है, मतलब इसको प्रेशराइज करके मतलब इसका वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सॉलिड को भी नहीं कर पाएंगे ना ही लिक्विड को, तो इसलिए प्रेशर का कोई खास इफेक्ट नहीं होगा सॉलिड इन लिक्विड के केस में। अभी जो भी चीज चल रहा है ना सॉलिड इन लिक्विड का चल रहा है, ठीक है। प्रेशर का कुछ खास यूज नहीं होता है, लेकिन टेम्परेचर का होगा या नहीं होगा बताना तो भाई। टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में टेम्परेचर का रोल होगा, ठीक है। और क्या होगा ये हम लोग थोड़ा 11th में पढ़े थे, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक, कुछ याद है? तो उस तरह का यहाँ पे भी सेम टू सेम यहाँ पे भी बात करेंगे। हटाएं इसको। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नेक्स्ट जो होगा वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लास्ट ही है, इसको देख लीजिए। सॉलिड एंड लिक्विड खत्म हो जाएगा हमको लग रहा है। हेडिंग डाल लो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और आपको अगर थोड़ा बहुत याद भी होगा एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक में एनर्जी क्या होता था बताना? एनर्जी यहाँ पे रिलीज होता था, और डेल्टा एच का वैल्यू कैसा आता था? निगेटिव आता था, ठीक है। डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव आता था, मतलब इससे एनर्जी रिलीज होगा। तो देखो जरा बोर्ड पे देखो, अगर सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है, हम लोग जो पढ़ते थे ली चटेलियर्स प्रिंसिपल शायद याद होगा, ये उल्टा करता था, अगर कोई चीज बढ़ रहा है तो उसको घटाने वाला काम करेगा। देखिए सॉल्यूट सॉल्वेंट है और यहाँ पे मिलके क्या बन जाएगा बताओ? सॉल्यूशन। देखिए एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, तो एनर्जी रिलीज हो रहा है तो किधर साइड आएगा? रिएक्टेंट के साइड या प्रोडक्ट के साइड? रिलीज हो रहा है ना, तो रिलीज क्या होगा? प्रोडक्ट के साइड बनेगा। समझ पा रहे हैं ना? एनर्जी रिलीज होने का मतलब है एनर्जी किधर आएगा बताओ? एनर्जी आपका प्रोडक्ट के साइड आएगा, ठीक है। अगर हम सुनो, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, और ये थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा? एनर्जी भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना यार। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस तो इन एनर्जी क्या होगा? ऑल्सो इंक्रीजेस। देखिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो एनर्जी भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन ली चटेलियर्स क्या बोलेगा? बट ली चटेलियर्स क्या चाहेगा? एनर्जी को घटाना चाहेगा। बट अकॉर्डिंग टू ली चटेलियर्स प्रिंसिपल, एक साइंटिस्ट है उसी का नाम पे है ली चटेलियर्स प्रिंसिपल, ली चटेलियर्स प्रिंसिपल, तुम एब्सेंट थे शायद। बट अकॉर्डिंग टू ली चटेलियर्स प्रिंसिपल, अरे ली चटेलियर्स प्रिंसिपल क्या करना चाहेगा? एनर्जी जो बढ़ रहा है ना, बोर्ड पे देखो, उसको क्या करना चाहेगा? घटाना चाहेगा। और एनर्जी घटेगा कब? जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड? देखो सिंपल सा, अगर कोई ऐसा लिख रहा है बताओ, रिएक्टेंट जा रहा है प्रोडक्ट के साइड, तो बताओ कौन घट रहा है बताना जरा?
रिएक्टेंट घट रहा है और प्रोडक्ट बढ़ रहा है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अगर कोई एरो ऐसा दे रहा है, मान लीजिए ऐसा, जिसकी साइड बैकवर्ड है ना वो क्या होता है, घटता है, और ये वाला क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एरो कहने का मतलब है प्रोडक्ट घटेगा और ये रिएक्टेंट क्या हो रहा है, बढ़ेगा। हमको क्या करना है बताओ, इसको क्या करना है, एनर्जी को घटाना है। क्यों? क्योंकि ली चैटेलियस क्या बोल रहा है, एनर्जी तो ऐसे बढ़ रहा था, तो ली चैटेलियस क्या चाहेगा बताओ, एनर्जी को क्या करना चाहेगा, घटाना चाहेगा। तो घटेगा कब, जब रिएक्शन कैसे जाएगा, इधर की ओर। जब ऐसे जाएगा तभी तो एनर्जी घटेगा, देख लो। तो रिएक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो किधर आएगा बताओ, बैकवर्ड। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड। अगर बैकवर्ड जा रहा होगा, अरे इसमें दिक्कत आ रहा है क्या, फिर से एक बार सुन लो जिसको दिक्कत है। अरे देखो ये पढ़े हुए होंगे और जिसका क्लास मिस हुआ है आराम से समझ सकते हैं। इसमें दिक्कत है क्या, अगर ऐसा एरो है तो जिसके साइड पूंछ रहेगा वो घटेगा और जिसके साइड मूंछ रहेगा वो बढ़ेगा। बस एरो उल्टा कर दिए तो प्रोडक्ट की साइड देखो ना, पूंछ है, तो ये घटेगा और ये क्या होगा, बढ़ेगा। हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा। बट ली चैटेलियस क्या करता है, अपोज करता है, जो भी चीज बढ़ाइएगा ना उसको घटाने का कोशिश करेगा। तो ये तो हम लोग ना बढ़ा रहे थे, तो रिएक्शन खुद ब खुद क्या करना चाहेगा बताओ, ये खुद रिएक्शन करना चाह रहा है। ये बस ये साइंटिस्ट बताए थे रिएक्शन ऐसा करना चाहेगा। हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये क्या करना चाहेगा, ली चैटेलियस के अकॉर्डिंग एनर्जी को क्या करना चाहेगा, घटाना चाहेगा। अब घटेगा कब, जब रिएक्शन कैसा जाएगा बताओ, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बैकवर्ड डायरेक्शन तो होगा, तो बताओ सॉल्यूशन का भी तो मात्रा कम होगा ना। सॉल्यूशन का मात्रा कम हो रहा है तो क्या बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, घट रहा है ना, क्योंकि सॉल्यूशन कम बन रहा है। जितना ज्यादा सॉल्यूशन बनेगा उतना ज्यादा ना सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो एक्सोथर्मिक का केस में अगर कुछ नहीं बुझाया है, इतना अगर कहानी नहीं समझ में आया, तो एक्सोथर्मिक का केस में याद रखिएगा, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीजेस। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि रिएक्शन कैसा जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में सॉल्यूशन का मात्रा क्या होगा, कम बनेगा। तो कम बन रहा है मतलब सॉल्यूशन ही कम बन रहा है, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम ना हुआ, घुलेगा कम तभी तो सॉल्यूशन कम बन रहा है। और थोड़ा बहुत अगर दिक्कत है तो यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी बात नहीं करना, चाहे लिखना नहीं है, अभी बोर्ड पे देखो यार, एक ही साथ लिख लेना। देखो एंडोथर्मिक में क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। रटने का तरीका बता देंगे, समझ भी लीजिए, एनर्जी एब्जॉर्ब। और इस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, डेल्टा एच का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो कहने का मतलब, देखिए यहाँ पे सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा। तुम लोग क्लास में पानी उनी नहीं पिया करो यार, 1 घंटा में तुम लोग को इतना पानी प्यास लग जाता है ना। देखिए सॉल्यूट, सॉल्वेंट और यहाँ पे सॉल्यूशन है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो बताओ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो किधर साइड रहेगा, रिएक्टेंट के साइड। अरे एब्जॉर्ब जो भी चीज होगा ना, वो इधर देखो, एनर्जी जो भी एब्जॉर्ब होगा वो क्या रहेगा आपका, रिएक्टेंट के साइड। ठीक है, अभी फिर से वही कहानी सुनो, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। अरे टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, एनर्जी भी बढ़ेगा। फिर ली चैटेलियस क्या बताएगा बताओ, ली चैटेलियस के अकॉर्डिंग एनर्जी को क्या करना चाहेगा, एनर्जी को घटाना चाहेगा ना। तो बताओ इसको घटाना है तो रिएक्शन किस साइड में होना चाहिए, ये फॉरवर्ड होगा तभी तो ये घटेगा। तो देखो रिएक्शन का डायरेक्शन कैसा हो रहा है बताओ, फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड हो रहा है तो बताओ सॉल्यूशन का मात्रा बढ़ेगा ना, क्योंकि फॉरवर्ड जा रहा है तो सॉल्यूशन का मात्रा देखिए बढ़ते जाएगा। तो इंडोथर्मिक का केस में याद रखिएगा, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। कुछ नहीं आ रहा तो लास्ट वाला पॉइंट खाली ये वाला लाइन याद रखिएगा, इंडो का केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। ये 11th का चीज है, ये नहीं पूछेगा आपसे। और अगर एक्सो का आपको इसमें पूछेगा टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगा, कैसे हो रहा है अगर नहीं आ रहा है तो खाली ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। एक्सो में क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा सॉल्युबिलिटी घटेगा, इंडो में टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। ठीक है, लिख लो भाई। एक्सो में याद रखना है टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा, और इंडो में याद रख लेना बस इतना, टेम्परेचर बढ़ाइएगा सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। हाँ फॉर इंडो, और इसमें एक्सो में उल्टा। इंडो में टेम्परेचर क्या करता है, फेवर करता है। कैसे करता है वो बताया गया है, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, इसको ध्यान रख लीजिए। अगर आप पढ़े होंगे, याद होगा इक्विलिब्रियम तो समझ में आया होगा, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम में पढ़े थे ली चैटेलियस प्रिंसिपल में, तो वो आता है तो ठीक है, और नहीं आता तो वो सीधा सीधा याद रखिए। दिक्कत है क्या यहाँ तक, इक्विलिब्रियम में तुम लोग छोड़ के रखा है तो तुम डायरेक्ट याद रखेंगे ऐसे। ठीक है, हटाएं इसको ना, यहाँ पे जाके खत्म हो चुका है तुम्हारा सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, यहाँ पे बहुत सवाल आएगा आपका, वीवीआई कर लीजिए। हाँ बैक कर लेते हैं, सॉलिड इन लिक्विड के बारे में सारा चीज ध्यान रह जाएगा ना। देखो कैसे शॉर्ट में रिवीजन करने के लिए कैसे रखेंगे वो बता देते हैं आपको।
एक एक चीज को खत्म कर लिया कीजिए। देखो हो गया है ना इसको। देखो अगर आप रिवीजन करते हो ना तो थोड़ा सा ऐसा करो। देखो आज हम लोग जो पढ़े थे सॉल्युबिलिटी, ये तुमको खाली समझ में आना चाहिए ना। देखो सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब हम क्या याद रखेंगे, मैक्सिमम अमाउंट, समझ पा रहे हैं ना, मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का कितना घुल सकता है सॉल्वेंट का मात्रा को बिना चेंज किए और टेम्परेचर को भी बिना चेंज किए। ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, फिक्स होना चाहिए, और टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए बताओ, फिक्स होना चाहिए। याद रहेगा ना। फिर सॉल्युबिलिटी था, फिर सॉल्युबिलिटी का फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक पढ़े थे क्या, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या था, मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। और इसमें क्या था सैचुरेटेड में, बताओ, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ऐसा पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा खुद से याद रह जाएगा। आज का क्लास को ऐसे तरह से रिकॉल कर लिया करो, बस एक बार बता दे रहा हूं कि कैसे करा जाता है। ठीक है, यहां तक एकदम लाइन बाय लाइन, कोई भी दिक्कत नहीं है यहां तक। फिर उसके बाद कौन कौन सा फैक्टर है, और फिर उसके बाद इसका सॉल्युबिलिटी का फेज पढ़े थे। तो एक पढ़े थे सॉलिड इन लिक्विड, फिर एक पढ़ेंगे गैस इन लिक्विड, और एक पढ़ेंगे लिक्विड इन लिक्विड। क्लियर है। तो हम लोग आज का जो पढ़े हैं सॉलिड इन लिक्विड के बारे में, तो क्या क्या था, पहला याद रखिएगा लाइक, डिसॉल्व, लाइक, बस इतना सा लिखिए, आपको खुद समझ में आना चाहिए। पोलर डिसॉल्व होगा पोलर में, नॉन पोलर डिसॉल्व होगा नॉन पोलर में। दूसरा पढ़े थे हम लोग क्या, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या बोल रहे थे बताओ, नो इफेक्ट। सीधा सीधा आप याद रखिए, कोई खास नहीं, नो इफेक्ट। अगर जिसको थोड़ा दिक्कत आता है नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट बोल सकते हैं, या सीधा सीधा बोलेंगे नो इफेक्ट। और लास्ट जो पढ़े हैं क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का सीधा सीधा नहीं बोलिएगा, बोलिएगा एक्सो है और क्या है, इंडो है। पूरा उतना कहानी नहीं गाएंगे। ठीक है, एक्सो और इंडो में क्या होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज, और इसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, इंक्रीज। बस इतना ही पढ़े हैं और कुछ नहीं। ठीक है, कोई भी लेक्चर को सॉर्ट ऑफ समरी कर लिया करो ऐसे, और कुछ नहीं। ठीक है, अरे देखो इसके बाद ना गैस इन लिक्विड बचा रहेगा, वो 10 मिनट में हो भी नहीं पाएगा। 10 मिनट है मेरे पास, लेकिन 10 मिनट में हो नहीं पाएगा, तो हम लोग उसको फ्रेश से ही स्टार्ट करेंगे। आज रखेंगे इतना ही। ठीक है, गैस इन लिक्विड हेनरी लॉ इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी करेंगे, 10 मिनट में हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप लोग रखिए, हम लोग जितना रहेगा उतना ही करेंगे। आज इतना ही रखो यार।